स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब कि एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर हम और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर दें किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, उसको हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर 30 ग्राम NaCl प्लस 100 ml H2O लिया, तो यहाँ पर आपका ये जो सोल्यूशन बना है इसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर पाएँ, ऐसे सोल्यूशन को आप अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है या सैचुरेशन स्टेज क्या होता है? नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर और सोल्यूट ऐड ना हो पाए किसी भी टेम्परेचर पर, कोई फिक्स चीज हो, उसको हम सैचुरेशन स्टेज या सैचुरेशन सोल्यूशन कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है सैचुरेशन स्टेज पर कि कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उनको सॉल्यूशन बनाने को कहते हैं डिसोल्यूशन, और सॉल्यूशन को तोड़कर सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग करने को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल्स होगा। ओके, आइए अब आते हैं आपके हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है आपका सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स दैट कैन बी एडेड या dissolved in 100 gram of solvent at a particular temperature at saturation stage is called solubility of the solute। solubility solute की निकालते हैं, और वो कैसे निकालेंगे कि saturation stage पर किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर पाएंगे, वो उसकी solubility होती है। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्वेंट है और गैस आपका सॉल्यूट है। तो एग्जांपल है O2 ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा जिसकी डेल H नेगेटिव आएगी। ओके, एट सैचुरेशन स्टेज। अब कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। पहला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर मतलब डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक। अगर डिसोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई भी गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रही है तो वो जो एक्सोथर्मिक होगी। ओके, टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है, तुमको गौर फरमाने वाली बात है। यहाँ पर इनका रिलेशन भी है एक इनवर्स वाला कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर गैस इन लिक्विड। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कोई एप्लीकेशन है जो कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है सॉल्युबिलिटी पर गैस लिक्विड के अंदर। तो हमने पढ़ा कि टेम्परेचर डिक्रीज होकर तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 बढ़ रही थी, तो ऐसे ही सॉफ्ट ड्रिंक आर ऑलवेज प्रिफर्ड कोल्ड। जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं उनको हमेशा ज़्यादातर कोल्ड में रखा जाता है, क्योंकि कोल्ड में टेम्परेचर कम होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरी एप्लीकेशन है एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। जो आपकी एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल कोल्ड वाटर में होती होगी, वहाँ पर टेम्परेचर कम है इसलिए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हॉट वाटर, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो यही लॉजिक है यहाँ पर। अब कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स पढ़ते हैं। पहला है नेचर ऑफ गैस। गैस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी इजीली लिक्विडिफाइड एंड इजीली सॉल्युबल। ओके, तो जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स में एक और आता है प्रेशर, जो कि आपका हेनरी लॉ। दिस लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid is directly proportional to the pressure of gas present above। मतलब कि ये कहते हैं कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर जो कि सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस के प्रेशर के साथ। ओके, तो यहाँ पर है एट T कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब काई गैस P से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हटाएंगे हम प्रोपोर्शनल के साइन को, तो इक्वल्स में यहाँ पे K आएगा, और K अगर हम यहाँ पे प्रेशर निकालेंगे तो 1/K इंटू आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो यहाँ पर अगर 1/K को किसी हेनरी कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो P इज इक्वल्स टू KH इंटू
आपकी सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर ये KH आपका हेनरी कांस्टेंट है, अगर KH की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा P अपॉन सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर एक रिलेशन आता है कि आपकी जो KH है वो सॉल्युबिलिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है, कंक्लूजन निकलता है, हायर KH मीन्स लोअर सॉल्युबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी MCQ में पूछे जाते हैं। तो द वैल्यू ऑफ KH हेनरी लो कांस्टेंट फॉर द गिवन गैसेस इन वाटर एट 293 केल्विन आर। हमको 4 गैस दी गई हैं, विच गैस हैज़ द लोएस्ट सॉल्युबिलिटी। हमने पढ़ा कि लोएस्ट सॉल्युबिलिटी मींस KH वैल्यू हाई, तो KH वैल्यू दी है। तो लोएस्ट सॉल्युबिलिटी के लिए इन 4 गैस में से जिसकी वैल्यू KH की सबसे ज़्यादा होगी उसकी लोअर सॉल्युबिलिटी होगी। तो यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा किसकी है, आपकी KH की वैल्यू हीलियम की, तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। ओके, अब आइए बातें हैं KH हेनरी कांस्टेंट। ये हमने पढ़ा कि 3 चीज पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस सॉल्यूट, टेम्परेचर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट और लिक्विड। ये सब चीज कंक्लूजन निकलता है जो हमने पढ़ा है अभी। यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पर। In packing of soda cans, soda water bottles are always packed under higher pressure to increase solubility of CO2 गैस, वही पढ़ा अभी। डीप सी डाइविंग में भी ये पढ़ा है कि जब के डाइवर्स होते हैं वो अगर नीचे जाते हैं तो वहाँ पर तो उनको सही सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, लेकिन जब वो ऊपर सरफेस पर आते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है, जिससे बबल्स बनते हैं वेन्स और आर्टरीज में। तो वो डाइवर्स यूज ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विथ हीलियम ताकि उनको बेंड्स ना हो। ऐसे ही एक हाई एल्टीट्यूड पर है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड इज लेस देन ग्राउंड लेवल, दिस रिजल्ट्स इन लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड ऑफ द पीपल विच कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जो कि एनोक्सिया करता है। ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। ये राउल्ट्स लॉ है। वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, ये सब चीज ठीक है, वेपर at the surface of liquid, बिल्कुल, and walls of vessel at liquid vapor equilibrium is known as vapor pressure। सिंपल बात है यहाँ पर भी। अब पढ़ते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नोट, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड और साइज और शेप ऑफ वेसल, लेकिन अफेक्ट क्या क्या चीज करती है वेपर प्रेशर को, नेचर ऑफ लिक्विड करता है। मतलब कि जो का वेपर प्रेशर होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कोई ऑर्डर हमको दिया गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कि वाटर उससे कम एथेनॉल उससे कम एसीटोन, तो वेपर प्रेशर का उल्टा होगा। वहाँ पे एसीटोन सबसे ज़्यादा था, एसीटोन सबसे कम था, यहाँ एसीटोन सबसे ज़्यादा, फिर एथेनॉल, फिर वाटर। अब आते हैं टेम्परेचर पर। जैसे कि अगर आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने वेपर प्रेशर बढ़ता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज इंक्रीजेस, तो आपका वेपर प्रेशर अपना आप बढ़ता है। ओके, अब पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन और बाइनरी सोल्यूशन। अब हमको वेपर प्रेशर निकालना होता है लिक्विड का लिक्विड सोल्यूशन के अंदर और बाइनरी सोल्यूशन के अंदर। केस 1, मिक्सचर ऑफ 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स A प्लस बी, जो कि लिक्विड A प्लस बी बनता है। यहाँ पर कोई हमको वॉलेटाइल लिक्विड A पकड़ा दिया गया है जिसका वेपर प्रेशर PA0 है और इसका PB0 है। तो मिक्स होंगे तो PA प्लस PB, यहाँ PA0 हमेशा PA से ज़्यादा होगा और PB0 हमेशा PB से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका ये बनता है। अब आते हैं हम लोग अपने राउल्ट्स लॉ पर। As per Raoult's law, partial vapor pressure of any component in a mixture of volatile liquid is directly proportional to its mole fraction in a liquid solution। तो Pa is equals to Pa0 का ये और Pb is equals to Pb0 का ये भी। टोटल निकालेंगे तो आपका आएगा Pa प्लस Pb का Pa0 का ये प्लस Pb0 का ये भी। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट बन जाती है, सेकंड बन जाती है, थर्ड बन जाती है। द सोल्यूशन विच फॉलो राउल्ट लॉ आर कॉल्ड आइडल सोल्यूशन। यहाँ पर एक बात आती है कि ऐसे सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम आइडल सोल्यूशन कहते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं उनको हम नॉन आइडल सोल्यूशन कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, काफी बार सीबीएसई ने पूछा है, ऑल इंडिया 2013 लेवल पर पूछा है, दिल्ली 2019 लेवल पर पूछा है। हाउ राउल्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। और एक दूसरे तरीके से पूछा है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन राउल्ट लॉ एंड हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट है कि P इज इक्वल्स टू P0 का ये, और हेनरी लॉ का है कि P गैस इज इक्वल्स टू KH का गैस।
अगर इन दोनों को सिमिलर वे से रखा जाए तो यहाँ पर डिफरेंस आता है आपका पी नॉट और के एच का। वी कैन सी दैट इन बोथ केसेस द पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। ओके, हम अच्छे से देख पा रहे हैं इनके दोनों केसेस में कि जो पार्शियल प्रेशर है आपका कंपोनेंट का और गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मोल फ्रैक्शन से, जो कि सॉल्युबिलिटी से रिप्रेजेंट करी गई है। दस व्हेन केएच इक्वल्स पी नॉट इन हेनरी लॉ, राउल्ट लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। जब के एच को पी नॉट के इक्वल रखा जाता है तो यहाँ पर पता लगता है कि राउल्ट लॉ जो है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस आता है। अब पढ़ते हैं आपका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वो वॉलेटिलिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू गो इन वेपर फेज। कोई भी चीज ये वेपर फेज में जा रही है उसको हम वॉलेटिलिटी कहेंगे। मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में आती है आपकी काई काई और वेपर फेज में आती है वाई वाई बी। ओके, तो आपकी मोल फ्रैक्शन वेपर फेज इज कैलकुलेटेड बाय डाल्टन्स लॉ, पी इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टी। तो वाई ए कैसे निकलेगा आपका वेपर फेज में? तो पी ए अपॉन पी टी, यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनता है, अगर हम वैल्यू को डालें, पी ए की वैल्यू फाइंड करी थी पी ए नॉट काई ए और पी टी मतलब पी ए प्लस पी बी, तो ये कर देंगे और ऐसे ही हम अपनी वाई बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, अब आता है आइडल और नॉन आइडल सोल्यूशन पढ़ेंगे अब हम लोग। आइडल और नॉन आइडल बाइनरी सोल्यूशन से मतलब बनता है, मतलब एक सल्यूट एक सॉल्वेंट। आइडल वो सोल्यूशन जो कि राउल्ट लॉ को ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर फॉलो करे और नॉन आइडल ना करे। तो यहां पर पढ़ते हैं कि पीटी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू पीटी कैलकुलेटेड, मतलब थ्योरेटिकल। ओके, और नॉन आइडल में वो इक्वल्स नहीं होते। आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन। नॉन आइडल दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है आपका नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर आपका जो एक्सपेरिमेंटली वाली वैल्यू है वो ज़्यादा होगी थ्योरेटिकल से, और यहाँ पर ये आपकी थ्योरेटिकल ज़्यादा होगी एक्सपेरिमेंटली से। एक और चीज़ पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंटली के अंदर की इसमें ये ज़्यादा होगी पी ए प्लस पी बी से, लेकिन इसमें पी ए प्लस पी बी वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, ये है आपकी रिलेटिव लोवरिंग वाली। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टेबल शो हो रही है, आपको बिल्कुल याद करनी है, मैं भी समझा देता हूं। यहाँ पे आइडल सोल्यूशन है, यहाँ पॉजिटिव डेविएशन है, यहाँ नेगेटिव डेविएशन है। पॉजिटिव नेगेटिव आप नॉन आइडल से भी कंसिडर कर सकते हैं। खैर, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इसमें इक्वल आते हैं। इसमें अगर पीटी ज्यादा आए पी ए प्लस पी बी से तो पॉजिटिव, और अगर पीटी से ज्यादा पी ए प्लस पी बी आए तो नेगेटिव। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर ए और बी बी ए बी के इक्वल आएगा, और इसके अंदर ए और बी बी ज्यादा आएगा ए बी से। लेकिन नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव का उल्टा होता है, ए और बी बी कम आएगा ए बी से। आपका वॉल्यूम मिक्सिंग कितना आएगा? इसमें 0, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। ऐसे ही डेल एच मिक्स कितना आएगा आपका एंथैल्पी चार्ज ऑफ सोल्यूशन? 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज। एंट्रोपी चार्ज ऑफ सॉल्यूशन डेल एस मिक्स पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों का पॉजिटिव आएगा, और डेल जी मिक्स गिव्स फ्री एनर्जी चार्ज, ये भी अब तीनों का नेगेटिव आएगा। अब आती हैं ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई आइडल सॉल्यूशन। टू फाइंड द एग्जांपल ऑफ आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैव सिमिलर मॉलिक्यूल, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एक ही फैमिली से आपके मॉलिक्यूल जो बिलोंग करेंगे, जैसे कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड एक फैमिली से, मतलब एक जैसे चेन से बनेंगे। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड और एन ब्यूटाइल क्लोराइड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मुझे लगता है आइडल पहचानने तो खैर बच्चों के लिए आसान होते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव में दिक्कत आती है, तो आप इसको कवर अच्छे से कर पाएंगे। अब आती है आप लोग की निंजा ट्रिक। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है अगर सल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाने से जो सोल्यूशन बनता है उसमें इंटरेक्शन कम हो, और नेगेटिव में इंटरेक्शन बढ़ जाए। नोट है दो यहाँ पर, पढ़िए जल्दी से। H2O में कुछ भी मिलने पर नॉन आइडल सोल्यूशन बनता है। यदि वो H2O में आयनाइज्ड हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, और आयनाइज्ड नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पर हमको कुछ यहाँ पर ये निकालने हैं। टू फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ आइडल और नॉन आइडल सोल्यूशन। अगर आपका इथेनॉल के अंदर वाटर मिलेगा, यहाँ पे आयनाइज नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा।
थोड़ा सा आपको याद भी करने पड़ेंगे और थोड़ा समझिए भी। नाइट्रिक एसिड के अंदर अगर आपका H2O मिलेगा तो नेगेटिव, ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर H2O मिलेगा तो नेगेटिव, NaCl के अंदर H2O आयनाइज होगा नेगेटिव, लेकिन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड से H2O मिलेगा तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि आपका आयनाइज नहीं होगा। ऐसे ही अगर आपका बेंजीन के साथ H2O मिलेगा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर हम अपना इथेनॉइक एसिड के साथ वाटर मिलाते हैं तो नेगेटिव आएगा क्योंकि आयनाइज हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हमको जो सीबीएसई ने पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका ये, एक तो आपका एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये दोनों आपका क्या दिखाएंगे, नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। ऐसे फिनॉल और एनिलीन भी ऊपर नेगेटिव दिखाएंगे। अब आते हैं आपके हम साइक्लोहेक्सेन एंड एथेनॉल पर। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, ऐसे ही आपका एसीटोन और CH2 भी दिखाएंगे। सीबीएसई ने पूछ रखा है क्वेश्चन MCQ फॉर्म में। इस टेबल को आप एक बार पढ़िए और अच्छे से याद करिए। जब तक आप खुद इस टेबल को 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगी। मैं समझा दूंगा समझाने के लिए, पर आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए इस टेबल को आप अपने आप याद करिए। अब आते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स पर। इनके अंदर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनते हैं, एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। Azeotrope are those mixture which have same composition in vapor as well as liquids. These mixture have a constant boiling point. Chi A is equals to Ya, vapor और liquid में equal, और Chi B is equals to Yb. Azeotrope cannot be separated by fractional distillation as both components have same constant boiling point and same amount of vapor will be formed by components. अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स पर। हमने पढ़ा है कि वेपर फेज जो है बॉइलिंग पॉइंट से वो आपका डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब पढ़ते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मेड बाय सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, एग्जांपल एथेनॉल इन वाटर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मेड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन ओनली। और यहाँ पर आपका एक केस 2 आता है, लिक्विड सॉलिड मिक्सचर या राउल्ट लॉ। आपका सॉल्वेंट लिक्विड होगा वोलेटाइल और सॉल्वेंट सॉलिड होगा नॉन वोलेटाइल। आपके सल्यूट जो है सॉलिड जो है नॉन वोलेटाइल, उसका एग्जांपल है यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, NaCl। यहाँ पर आपका एडिशन हो रहा है सॉल्यूट का किसी भी सॉल्वेंट के साथ, तो यहाँ पर आपके बन रहा है सॉल्यूशन। Pb आपका लगभग 0 ही आएगा, तो यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल का Pb 0 आएगा, तो आपको जो निकलेगा PS या PT, Pa निकलेगा, PS निकालेंगे तो आएगा माया Pa0 का ये। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड अब प्रेजेंट ऑन द सरफेस दैट गोज इनटू वेपर फेज डिक्रीजेस। तो यहाँ पर आता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बिल्कुल हमने यहाँ पे कंसिडर करा है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है Pa0 माइनस PS। अगर रिलेटिव लोवरिंग निकालने बैठेंगे तो Pa0 माइनस PS अपॉन Pa0। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ड्राइव राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इससे हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा चारों में से, वहां से एक डेरिवेशन सा हो जाता है एक तरह से अगर माना चाहे तो। आप लोग इसको निकालने बैठेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। आप PS को मान लेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था Chi A प्लस Chi B 1 के इक्वल होता है, तो Chi A को हम 1 माइनस Chi B से रिप्लेस कर देंगे और इसको निकालने बैठेंगे, नेगेटिव बाहर रखेंगे, इधर उधर वैल्यू पूछाएंगे, तो हमारा फार्मूला बन के जो मिलेगा वो मिलेगा Pa0 माइनस PS अपॉन Pa0। इसके इक्वल में Chi B आएगा। Chi B होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स B प्लस नंबर ऑफ मोल्स A। तो यहाँ पर हम मोल्स का फॉर्मूला रख देंगे K1 मास अपॉन मोलर मास, और इस पूरे फॉर्मूले को ऐसे रखते हुए हम आ रहे हैं, तो हमारी फाइनल वैल्यू हमको मिलेगी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। Na आपका ज़्यादा होगा, Na के मोल सॉल्वेंट है, वही सॉल्यूट से ज़्यादा मोल होंगे इसके अंदर, तो फॉर्मूला मिलेगा Pa0 माइनस PS अपॉन Pa0 इज इक्वल टू NB अपॉन Na आ रहा था, WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। हाँ जी, ऊपर जाएगा तो ये फॉर्मूला ऐसे रिप्लेस हो जाएगा बिल्कुल। हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हो चुकी हैं। स्टडीड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। बिल्कुल 9 या की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ी जाती हैं, जिनके पास नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट होता है।
अब इसमें नेक्स्ट लाइन आती है आप लोगों की, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन एंड नॉट ऑन देयर नेचर आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बस डिपेंड करती है मोल्स पर सोल्यूट पार्टिकल के और उनके नेचर पर डिपेंड ना करें, उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती हैं सॉल्यूट के ऊपर, सॉल्वेंट के नीचे। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। एक होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर। एक तो हमने खैर उस क्वेश्चन से निकाली ली है, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। देखिए इनको अच्छे से समझिए। PA0 आपकी क्या सॉल्वेंट की वैल्यू होती है, PS टोटल होता है। अगर आप निकालने बैठेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, इस फॉर्मूले को जरूर याद करिए। क्वेश्चन आप करते करते आपको अपना याद हो जाएगा, मैं समझा देता हूँ। PA0 सॉल्वेंट का प्रेशर है, दोनों चीजें यही है। PS आपका टोटल वाला है और आपके चारों चीज मैंने समझाई है, आपके मोल से कैसे आई है, NB अपॉन NA से कैसे निकली है आपकी। अब आप लोगों का आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो बराबर आए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, आपका बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर से। तो यहाँ पर आपका डेल टीबी कैसे आता है, डेल टीबी डिफरेंस इन टेम्परेचर आएगा, टीबी सोल्यूशन टोटल जो है माइनस टीबी नॉट जो आपका पहले वाला है। ठीक है, आपका सोल्यूट का जो है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप वैसे समझने बैठेंगे काफी देर लगेगी, मेरे अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला याद करने चाहिए। आपका जो डेल टीबी निकल के आता है, आपका डिफरेंस जो निकल के आता है वो आपका मोलालिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल टीबी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाएंगे KB इंटू एम, तो आपका KB आएगा डेल टीबी अपॉन एम। तो KB इज इक्वल्स टू डेल टीबी इफ M इज इक्वल्स टू 1 मोलर। तो डेल टीबी इज इक्वल्स टू KB इंटू एम, और यहाँ पे आप मोलालिटी का फॉर्मूला रखेंगे। तो डेल टीबी इज इक्वल्स टू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। अब आते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पर। फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। The temperature at which vapor pressure of solid phase and liquid phase of a substance are equal to each other. Okay, तो T is equals to TF नॉट बिल्कुल पढ़ा। इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फॉर्म। इसके भी काफी फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला हमको जैसे आपने वहां पढ़ा था, डेल टीबी इज इक्वल्स टू KB इंटू एम, तो यहाँ पर इतना रिप्लेस कर देंगे कि डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू एम। यहाँ पर हमको इतना ही रिप्लेस करना है, बिल्कुल यहाँ पर हमको KF रख देना है और डेल TF रख देना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने रखा था वहाँ पे डेल TB इज इक्वल्स टू TB नॉट माइनस, यहाँ पे सोल्यूट का डिफरेंस निकल माइनस कर रहे थे, यहाँ पे आपका सोल्यूशन में से माइनस करना है TF नॉट को, सोल्यूशन जो आपका फाइनल बन रहा है। इतना डिफरेंस यहाँ पर बिल्कुल आता है। एंटी फ्रीज क्या होता है, जिनका लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं, इथाइल ग्लिसरॉल लोअर्स द, ये सब थ्योरी ही है। अब आते हैं आपके ऑस्मोसिस पर, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसके बाद बस अब नॉर्मल मोलर मास बचेगा। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब जो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनका लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होते हुए जाना। यही पढ़ा कि सॉल्वेंट यहां से सॉल्यूशन जा रहा है, यहाँ प्रेशर लग रहा है, P एक्सटर्नल लग रहा है। अब पढ़ना हम लोग को आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन ऑफ मोर कंसंट्रेशन इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस के रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। पाई से रिप्लेस करते हैं, पाई C से होगा, T से डायरेक्टली होगा तो CT से दोनों से हो गया, और यहाँ पर ये हटाने के लिए R कांस्टेंट आएगा, गैस कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू CRT, C आपका मोलारिटी है, T टेम्परेचर और R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू गिवन है कुछ बार में और ATM में। तो फॉर्मूला अगर आप C की मोलारिटी के फॉर्मूला डालेंगे तो पाई इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन V। अगर इसको आप वैसे रखने लगेंगे ml में तो 1000 भी आएगा, और इंटू R इंटू T।
यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन है, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन मोलर मास। इसका मतलब है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है वो इतना सूटेबल मेथड क्यों है कि उससे ही हम मैक्रोमोलिक्यूल का मोलर मास निकालें। तो इसके दो आपका आंसर लिखना है की पॉइंट्स में, एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर हम अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसका कंपेरिजन करें तो इसका मैग्नीट्यूड जो निकल कर आएगा वो काफी बड़ा होगा और सारे डाइल्यूट सोल्यूशन से। बायोमोलिक्यूल्स आर नॉट स्टेबल फॉर टेम्परेचर चेंज। जबकि बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनका चैप्टर भी है बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो स्टेबल नहीं होते हैं टेम्परेचर चेंज के लिए। सो एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज इट कैन इवन यूज्ड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका एक और एडवांटेज है कि हम इसको रूम टेम्परेचर पर भी निकाल सकते हैं, जबकि वो नहीं होते हैं स्टेबल। In order to measure the molar mass of a non-volatile solute by using colligative property, following condition must be satisfied. The solution must be dilute, बिल्कुल, और the solute must not dissociate or associate। मतलब ना ही तो solute पर टूटना चाहिए और ना ही जुड़ना चाहिए। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि है abnormal molar mass इस चैप्टर का। If observed molar mass calculated from colligative property of non-volatile solute is different than normal molar mass, it is known as abnormal molar mass। मतलब आप लोगों का observed अलग आए, calculated अलग आए, यही आपका abnormal डिफरेंस जो आएगा दोनों के बीच में। जैसे आपका CH3COH है, अगर उसका नॉर्मल निकालेंगे तो 60 ग्राम पर ml आएगा, लेकिन अगर उसका बेंजीन का अंदर निकालेंगे तो अब नॉर्मल आपका 120 ग्राम पर ml आएगा, पर मोल आएगा, सॉरी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसके कुछ फॉर्मूले भी लिखे गए हैं। ये तो डेल TF और डेल KF के ही फॉर्मूले हैं। तो ये वांट ऑफ फैक्टर आपका I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करता है फॉर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मैंने आपको पढ़ा है, कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व अलग अलग आते हैं। तो आई क्या लिखेंगे, नॉर्मल या कैलकुलेटेड वाला ऊपर मोलर मास, और अब नॉर्मल और ऑब्जर्व नीचे लिखेंगे, तो MC/MO। तो इसकी एक और फॉर्मूला है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालते हैं, ऑब्जर्व वाली ऊपर, कैलकुलेटेड वाली नीचे। तो एक और लास्ट फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं। आपका यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश होता है।